विक्रांत मैसी और शनाया कपूर की आंखों की गुस्ताखियां फिल्म समीक्षा। क्या प्यार वाकई अंधा होता है? भाषा हिंदी। निर्देशक संतोष सिंह। कलाकार विक्रांत मैसी और शनाया कपूर। हालांकि आंखों की गुस्ताखियां में वो गहराई नहीं है जिसकी हम विक्रांत मैसी की किसी फिल्म से उम्मीद करते हैं, फिर भी ये एक बार देखने लायक है। पहली बार विक्रांत के प्रशंसक उन्हें बिल्कुल अलग अवतार में देखेंगे। खून खराबे से भरे इस परिदृश्य में एक के बाद एक रोमांटिक फिल्में देखना एक सुखद अनुभव है। नवोदित अभिनेत्री शनाया कपूर ने निश्चित रूप से कड़ी मेहनत की है, ये अच्छी तरह जानते हुए कि इंडस्ट्री से आने के कारण उन पर दोगुना दबाव है। बेशक वो बहुत आशाजनक है, लेकिन मैंने पहले भी इससे बेहतर फिल्में देखी है जिसमें एक अंधी लड़की एक ऐसे आदमी से प्यार करती है जो दिखने में अच्छा नहीं है और उसे डर है कि अगर एक दिन वो अपनी दृष्टि वापस पाने के बाद उसे अस्वीकार कर दे तो क्या होगा। इस फिल्म का नाम देखा 2001 है, जिसका निर्देशन गौतम घोष ने किया है। मुझे याद है कि मैंने बचपन में ये फिल्म देखी थी। देखा एक अंधे कवि की कहानी है जो एक ऐसी महिला के प्यार में पड़ जाता है जो उसे देख नहीं सकती। वो अपनी भावनाओं से जूझता है और जब वो अंततः अपनी दृष्टि वापस पा लेती है तो उसकी प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित रहता है। ये फिल्म समाज द्वारा हम पर अच्छा दिखने के दबाव और रिश्तों की जटिलताओं के विषय को दर्शाती है। आंखों की गुस्ताखियां में परिपक्व कहानी कहने की उतनी जटिलताएं और परतें नहीं हैं। हालांकि फिल्म का शुरुआती विचार अच्छा है, फिल्म का दिल सही जगह पर है, फिर भी निष्पादन के कारण ये लड़खड़ा जाती है। आंखों की गुस्ताखियां हिल स्टेशन की ट्रेन यात्रा से शुरू होती है, जहां एक दृष्टिबाधित संगीतकार जहान, विक्रांत मैसी और एक थिएटर कलाकार सबा, शनाया कपूर मिलते हैं। मानसी बागला द्वारा लिखित ये फिल्म शुरू में आशाजनक लगती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है इसका उत्साह कम होता जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आंखों की गुस्ताखियां में काफी ताजगी है, लेकिन हम असल में कहानी का ठोस क्रियान्वयन चाहते थे ताकि विक्रांत मैसी जैसे प्रतिभाशाली कलाकार के साथ न्याय हो सके। पहली बार आप विक्रांत मैसी को स्क्रीन पर इतने जोश से किस करते देखकर हैरान रह जाएंगे, वरना हमने उन्हें हमेशा जोश से परफॉर्म करते देखा है, चाहे वो मिर्जापुर हो, 12वीं फेल हो या साबमती रिपोर्ट। शनाया कपूर की बात करें तो उनके लिए आंखों की गुस्ताखियां जैसी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करना एक स्मार्ट चॉइस थी जो उन्हें टाइपकास्ट नहीं करेगी। उन्होंने वाकई खूबसूरती से भावनाओं की कहानी बुनी है और पहली मुलाकात की गर्मजोशी, प्यार में पड़ने की मासूमियत, विश्वासघात और दिल टूटने का सामना दिखाया है। लेकिन विक्रांत मैसी और शनाया कपूर दोनों में वो पागलपन और जुनून वाली केमिस्ट्री गायब थी और आप पूरी फिल्म में दिल की धड़कनों की धीमी धीमी आवाज का इंतजार करते रहते हैं, बिल्कुल खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदों की तरह। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं फिल्म निर्माता और कलाकारों की मेहनत को पूरी तरह से कम नहीं आंक रहा, लेकिन मुझे सच में लगता है कि शनाया कपूर में वाकई काबिलियत है और उन्होंने एक नवोदित कलाकार के तौर पर अच्छा काम किया है। विक्रांत मैसी का अभिनय ठीक ठाक है, लेकिन उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं। लेकिन फिल्म का असली हीरो है इसका स्वप्निल संगीत। कुल मिलाकर निर्देशक संतोष सिन्हा द्वारा रस्किन बॉन्ड की लघु कहानी द आइज हैव सिनेमा रूपांतरण आपको फिल्म के लुक और संगीत के जरिए ही अपने पहले प्यार की यादें ताजा कर देगा, न कि अभिनय या उसके अभिनय के जरिए। ये निश्चित रूप से ऐसी फिल्म नहीं है जो आपके जहन में बसती रहे। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे आप बस देखेंगे और भूल जाएंगे। रेटिंग 5 में से 3। नेटफ्लिक्स की आप जैसा कोई फिल्म समीक्षा। आर माधवन, फातिमा सना शेख आपको यकीन दिला देंगी कि उम्र के हिसाब से प्यार जैसा कुछ नहीं होता। कलाकार आर माधवन, फातिमा सना शेख, आयशा रजा, मनीष चौधरी, नमित दास, कुमार कंचन घोष और अन्य। निर्देशक विवेक सोनी। भाषा हिंदी और बंगाली।
प्यार की कोई भाषा, रंग, क्षेत्र, धर्म या यहां तक कि उम्र भी नहीं होती, और एक आदर्श प्रेम जीवन जैसा कुछ नहीं होता। मधु बोस, फातिमा सना शेख और श्रीरेणु त्रिपाठी आर माधवन की कहानी दो बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि और संस्कृति वाले लोगों के प्यार को दर्शाती है, जिनकी उम्र में काफी अंतर है। ये फिल्म एक आम मध्यवर्गीय भारतीय परिवार में पितृसत्ता की झलक भी दिखाती है, जहां महिलाओं को अगर वे ताश खेलती है, जोर जोर से हंसती है, जोश से प्यार करती है, शराब पसंद करती है और सबसे जरूरी उनकी राजनीतिक राय मजबूत होती है, तो उन्हें संदिग्ध चरित्र का माना जाता है। ये महिलाएं हैं। पुरुषों को इससे खतरा इसलिए होता है क्योंकि वे किसी भी गर्मागर्म बातचीत में शामिल होने और अपनी राय जाहिर करने से कभी नहीं कतराते। ध्यान रहे, अगर आप 34 साल की उम्र में भी वर्जिन नहीं है, तो आपको निश्चित रूप से चरित्र हनन के दौर से गुजरना पड़ेगा। फातिमा सना शेख कोलकाता की 34 वर्षीय बंगाली फ्रेंच टीचर का किरदार निभा रही है, जो बेधड़क प्यार करना जानती है, और यहीं से समस्या शुरू होती है। डेटिंग ऐप पर होने के कारण उन्हें बेशर्म और यहां तक कि उच्छृंखल भी कहा जाता है। यौन रूप से सक्रिय होने की बात तो छोड़ ही दीजिए। एक महिला डेटिंग ऐप पर होने की हिम्मत कैसे कर सकती है? वो तो पुरुषों का काम है ना? और आप हद पार करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? उनसे अक्सर उनकी वर्जिनिटी के बारे में भी सवाल किए जाते हैं, क्योंकि श्रीरेणु जैसे पुरुष, या यूं कहें कि उनके बड़े भाई भानु, जिनका किरदार मनीष चौधरी ने निभाया है, उन्हें ताजी और बेदाग महिलाएं पसंद आती है। भानु, मनीष चौधरी जैसे पुरुषों के लिए महिलाओं का आजाद ख्याल और स्वतंत्र होना पाप माना जाता है। कहानी कुछ इस तरह है। कोलकाता की एक फ्रेंच शिक्षिका मधु बोस, फातिमा सना शेख, एक डेटिंग साइट पर जमशेदपुर की एक संस्कृत शिक्षिका श्रीरेणु त्रिपाठी आर माधवन से मिलती है और उसे तुरंत उससे प्यार हो जाता है। लेकिन श्रीरेणु को इस बारे में पता नहीं होता। मधु एक प्रगतिशील बंगाली परिवार से आती है और श्रीरेणु त्रिपाठी एक ठेठ उत्तर भारतीय परिवार से आती है, जहां महिलाओं को रसोई में मेहनत करनी पड़ती है और पुरुषों को सारा मजा लेना होता है। एक ठेठ उत्तर भारतीय परिवार के बारे में कोई राय नहीं बनाई जा रही है, लेकिन फिल्म इसे इसी तरह दिखाने की कोशिश करती है। अपनी बाकी सभी फिल्मों की तरह आप जैसा कोई में भी अभिनेता मनीष चौधरी पितृसत्ता को मूर्त रूप देते हैं। माधवन के फोटोग्राफर दोस्त नमित दास द्वारा निभाया गया किरदार भी एक स्त्रीद्वेषी व्यक्ति का शानदार अभिनय करता है, जो मनीष चौधरी द्वारा निभाए गए किरदार से थोड़ा बेहतर है। हालांकि श्रीरेणु अलग है और पूरी तरह से पितृसत्तात्मक व्यवस्था में नहीं आते, फिर भी वे 42 साल की उम्र में एक चिरस्थायी कुंवारे व्यक्ति हैं, जो महिलाओं से बातचीत करने से भी डरते हैं। औरतों को वो आकर्षक नहीं लगते, उन्हें श्रीरेणु अद्भुत लगते हैं। सिर्फ मधु को ही उनका ये गुण आकर्षक लगा। उनकी ईमानदारी मधु को उनसे प्यार करने पर मजबूर कर देती है। वो भी उन पर पूरी तरह मोहित हो जाते हैं। लेकिन फिर श्रीरेणु के लिए क्या बदलता है? इसके लिए आपको नेटफ्लिक्स पर आप जैसा कोई देखना होगा। आप जैसा कोई के दृश्य बेहद खूबसूरत है। कभी कभी पृष्ठभूमि में विक्टोरिया मेमोरियल मीठी यादें ताजा कर देता है, और फिर कलकत्ता के मानसून में भी कुछ खास रोमांटिक होता है, बिल्कुल बॉम्बे के मानसून जैसा। कॉलेज स्ट्रीट स्थित कॉफी हाउस, जहां मधु और श्रीरेणु पहली बार मिलते हैं, एक पुराने जमाने का आकर्षण रखता है, और कलकत्ता से ताल्लुक रखने वाले लोग इस जगह के जादू को और भी बेहतर समझेंगे। यहां आपको चाय नहीं बल्कि कॉफी मिलती है, और इसीलिए इसे कॉफी हाउस कहा जाता है। और ये जगह हमारे आजकल के कैफे जैसी कोई खास नहीं है। हिल्सा और संदेश, एक लोकप्रिय बंगाली मिठाई, जैसे खाने की चर्चा आपके मुंह में पानी ला देगी। एक बंगाली घराने में खाने का बहुत महत्व होता है, और यही बात फिल्म के निर्देशक विवेक सोनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हां, फिल्म में कुछ बंगाली रूढ़िवादिताएं भी दिखाई गई है। अभिनय की बात करें तो माधवन ने औद्योगिक शहर जमशेदपुर की अधेड़ उम्र की श्रीरेणु का किरदार बखूबी निभाया है। और क्यों निभाए?
उन्होंने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा वहां बिताया है, लेकिन समस्या फातिमा सना शेख के साथ थी। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी बंगाली भाषा का उच्चारण सही नहीं था। और खासकर अगर आप कलकत्ता में पली बढ़ी एक बंगाली लड़की का किरदार निभा रहे हैं, तो आपको भाषा का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। और प्रिंटेड ब्लाउज के साथ कितनी भी सूती साड़ियां और बेदाग मैचिंग की गई हो, वो इस कमी को पूरा नहीं कर सकती। बंग संस्कृति को रोमांटिक बनाने की आप कितनी भी कोशिश कर लें, फिल्म यही लड़खड़ा जाती है। मधु बोस के चरित्र चित्रण और चित्रण में गहराई की कमी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेटफ्लिक्स के आप जैसा कोई के चित्रण में कुछ बहुत गलत है, लेकिन ये निश्चित रूप से बेहतर हो सकता था।